हाँ दोस्तों, मैं दीपक कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। हमारे चैनल 10वीं बाय दीपक सर में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12वीं के हिंदी का है ना राइटर्स और उसके जो लिखी हुई कृतियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन से नहीं छूटे और आपका सभी क्वेश्चन बन जाए ऑब्जेक्टिव में। अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपका 10 से 12 नंबर आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं। आप लोग को पता है कि आज हिंदी जो है 12th का हिंदी जो है उससे आपका राइटर से और उसके बाद जो उसकी कृतियाँ है उससे तो अवश्य ही क्वेश्चन आता है। उनको अच्छे से अगर समझ लेते हैं तो आपका एग्जाम में 10 से 12 नंबर आराम से आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगी अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो। देखिए, बाल कृष्ण भट्ट की बात करें, बाल कृष्ण भट्ट महोदय जो बातचीत लिखा है ना। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी एक व्यापारी थे, हम लोग पहले भी बात किए थे इसके बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी लेते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने क्या लिखा था बच्चा? बातचीत। बातचीत क्या है? एक प्रकार का निबंध है। ये क्या है? निबंध है। क्वेश्चन पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो बच्चा भारतेंदु युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे। और रामचंद्र शुक्ल ने इसे एडिशन और स्टिल भी कहा था, रामचंद्र शुक्ल महोदय ने इसे एडिशन और स्टिल भी कहा था, ठीक है। अब इसकी जन्म की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट की जन्म है ना इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। अब आगे बढ़िए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी महोदय की बात करें। जो कृतियाँ थी उसकी है ना, उसने कहा था, लिखा है ना, उसने कहा था जो है एक प्रकार का कहानी है। इसका प्रमुख पात्र जो है बच्चा लहना सिंह है ना। उसने कहा था हमें प्रमुख पात्र कौन है? लहना सिंह। लहना सिंह उस समय जब पहली भेंट हुआ था वो 8 वर्ष की थी। वह आयु था कि तांगे में आने वाली थी होरा, तो ये तांगे से बचाया था लहना सिंह ने, है ना। तभी उसकी मुलाकात होरा से हुआ था और वहीं से उसको प्यार हो गया था। चलिए, इसलिए इस कहानी के प्रमुख पात्र जो है लहना सिंह है। इसी के लहने सिंह के ही में ही कहानी इर्द गिर्द घूमते रहती है। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या लिखा भैया? उसने कहा था क्या है? एक प्रकार का कहानी है। उसने कहा था कि प्रमुख पात्र कौन है? अच्छा याद रखिए, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय की कहानी है, प्रथम विश्व युद्ध के समय की कहानी है। अगर क्वेश्चन पूछे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस युग के कवि थे बच्चा? द्विवेदी युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग के कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में। आपको पता है जयप्रकाश नारायण को लोक नायक बोलते हैं, है ना। ये बहुत ही मेहनतशील नेता था, इसको भारत रत्न भी मिला है ना। और ये जो लिखा है वह है लिखा बच्चा संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जो है एक प्रकार का भाषण है जो 5 जून 1974 में है ना जयप्रकाश नारायण ने दिया था और इसे भारत रत्न भी मिला है। इसे लोक नायक भी कहते हैं, है ना। और जो जयप्रकाश नारायण को जेल जब हुआ था 1974 में हुआ था, छात्र आंदोलन के दौरान इसको क्या हुआ था? जेल हुआ था, है ना। और ये किस युग के कवि है जयप्रकाश नारायण जी? जयप्रकाश नारायण किस युग के कवि है? तो आपको याद रखिएगा 20वीं शताब्दी के कवि थे जयप्रकाश नारायण महोदय। अब इसका जन्म कहाँ हुआ था बच्चा? 11 अक्टूबर 1902 में सिताब दियारा गांव। ये सिताब दियारा गांव कहाँ है बच्चा? तो बिहार और यूपी के बीच में ही पड़ता है। इसलिए अगर आप बिहार मारिएगा तो गलत हो जाएगा, केवल यूपी मारिएगा तो गलत हो जाएगा। बिहार यूपी दोनों मारना होगा तब आपका सही होगा, है ना। तो अगर याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ होता? सिताब दियारा गाँव। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। रामधारी सिंह दिनकर महोदय ने क्या लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर महोदय ने अर्धनारीश्वर लिखा है ना। अर्धनारीश्वर के बारे में कुछ बता दे। इसमें जो है नर और नारी के बारे में बताया गया है कि जब तक पुरुष में नारी का गुण नहीं होगा और जब तक महिला में है ना पुरुष का गुण नहीं होगा तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब देखिए, इधर जो खान सर गए थे केबीसी में, है ना, अमिताभ बच्चन का जो शो है उसमें गया था। उसमें खान सर भी बता रहे थे कि आज भारत आज़ादी होने से लगभग 76-77 साल हो गया। भारत की आज़ादी होने से लगभग 76-77 साल हुआ, लेकिन है ना हमारा भारत उस तरह का विकास नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए, क्योंकि केवल पुरुष ही चाह रहा है कि हम विकास कर लेंगे, है ना। लेकिन जिस दिन हमारा भारत के महिला भी कंधे से कंधे मिलाकर हमारा साथ देगी, है ना, उस दिन हमारा भारत बहुत ज़्यादा विकास करेगा। अर्थात किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी देश को विकास करने के लिए नर और नारी का है ना साथ होना अति आवश्यक है। हम लोग हमेशा नारी को समझते हो घर के काम के लायक होती है, बट नहीं, है ना। वो हमेशा है ना
आगे भी करने के लायक होती है, लेकिन हम लोग उसको हमेशा दबा के रखते हैं। आज इसलिए हमारे घर की नारी, हमारे भारत की नारी हमेशा पिछड़े रहती है। लेकिन कुछ कुछ अभी जो आधुनिक युग में थोड़ा कुछ कुछ नारी आगे बढ़ रही है, बट पूरा नारी जिस दिन बढ़ेगा उस दिन हमारा भारत नहीं एक बहुत बड़ा है ना विकसित देश कहलाएगा। तो दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। ये नहीं कि नारी है तो सिर्फ नारी वाला ही काम करेगा, ऐसा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। तो अर्धनारीश्वर के जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर। इसका जन्म की बात करें तो 23 सितंबर 1908 में हुआ था, सिमरिया बेगूसराय, अपना बेगूसराय में हुआ था इसका जन्म, है ना। ये एक बहुत बड़ा राष्ट्र कवि है ना, ये बहुत बड़ा कवि, मुख्यतः कवि ही, रामधारी सिंह एक कवि ही है ना, इसलिए हम लोग राष्ट्र कवि भी कहते हैं, बहुत बड़ा राष्ट्र कवि है ना। चलिए, इसका जन्म सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। बेगूसराय तो पता ही होगा अपना बिहार का है। अर्धनारीश्वर क्या है? तो अर्धनारीश्वर बच्चा एक निबंध है ना, इसे राष्ट्र कवि भी कहते हैं। हम बताए थे कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उसे वह एक राष्ट्र कवि है। आइए, ये किस युग के कवि बच्चा? छायावादोत्तर या युग के कवि है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं भारतेंदु युग के भी कवि है। अगर मान चले कि कोई भी आए, ये छायावादोत्तर आ जाए या भारतेंदु आ जाए, है ना, छायावादी आ जाए या भारतेंदु आ जाए, जो भी आ जाए वो आप मार लीजिएगा, सही हो जाएगा। लेकिन जब दोनों आ जाए तो आप छायावादी मारिएगा, ज़्यादा सही होगा, ठीक है। चलिए, और इसके बाद और जान लेते हैं, यह भारत के बहुत बड़े कवि थे। ये मुख्यतः कवि ही है रामधारी सिंह दिनकर। अब ये दूसरा में आइए, अज्ञे महोदय जो लिखा था बच्चा, वो रोज लिखा है। क्या लिखा है? रोज। रोज क्या है? एक प्रकार का कहानी है। और जो अज्ञे महोदय वो आधुनिक युग के कवि थे, है ना। और ये इसके जो प्रमुख पात्र थे बच्चा, वो मालती थी। इसमें दिखाया गया है कि मनुष्य जो है, मनुष्य का सोच या मनुष्य जो है धीरे धीरे बदलता है। जो मालती बचपन में बहुत ज़्यादा शरारतीपनी करती थी, बहुत ज़्यादा बदमाशी करती थी, है ना, कभी अस्थिर नहीं रहती थी, लेकिन शादी के होने के कुछ बाद, है ना, समय के अनुसार और उसकी परिस्थिति ने उसको इस तरह बदल दिया था कि वो कुछ बोलती ही नहीं थी, है ना, चुपचाप रहती थी, गुमसुम रहती थी, किसी को मतलब नहीं रखती थी। यह परिवर्तन देख, है ना, अज्ञे महोदय को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, ठीक है। अब आइए कि अज्ञे महोदय का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 में कसैया कुशीनगर। कसैया कुशीनगर कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। चलिए, अब आइए भगत सिंह की बात करें। चलिए, भगत सिंह के बारे में कहीं नहीं जानता है ना। 23 वर्ष की उम्र में इसको फांसी हुआ था, कि नहीं जानेगा भगत सिंह के बारे में। 23 वर्ष की उम्र में लड़का लोग, है ना, 23 तो छोड़ो, 17-18 साल का हो गया लड़का, 16-17 साल से जीएफ खोलना चालू कर देता है। ये लोग देखो देश के प्रति, है ना, निछावर थे। इन लोग के लिए जीएफ बीएफ सब भारत ही था, भारत माता ही था, है ना। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी को पता नहीं क्या हो गया है, उसको अब देश ना देख कर, है ना, अपनी जीएफ दिखाई पड़ती है ना। इस समय पढ़ना चाहिए, कोई लड़का पार्क में घूम रहे होंगे, है ना। चलिए, ऐसा बात छोड़िए, उससे बात आइए, है ना, जैसा करिएगा वैसा भरिएगा, ज़्यादा बोलने से फायदा नहीं। आगे बढ़ते लोग। तो भगत सिंह की बात करें तो भैया इसको 23 वर्ष में ही फांसी दी गई थी। बहुत लेजेंड पर्सन है ये, है ना। उसके बाद इसका बात करें, है ना, इसको जो है भैया जेल हो गया था। जब कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 में असेंबली में बम फेंका था। जो बम फेंका था उस समय 3 व्यक्ति थे, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, बटुकेश्वर थे। जब ये बम फेंके थे, बम फेंके थे बस डराने के लिए या अपनी बात को बताने के लिए फेंके थे। ऐसा नहीं कि ये रियल बम फेंक दिए थे। अगर रियल बम फेंकते तो जज मर जाता, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सिर्फ वो असेंबली को भंग करना चाहते थे और अपनी बात को रखना चाहते थे। इसी बात में सबको जेल हो गया था, भगत सिंह को, राजगुरु को और बटुकेश्वर दत्त को। आगे बढ़िए, भगत सिंह की बात करें, इसका जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को, बंकाचक, लायपुर, पंजाब। अब पता है पंजाब कहाँ था, तभी लायपुर पंजाब पाकिस्तान में पड़ता था, वहां पर हुआ था। एक लेख और एक पत्र क्या बच्चा? एक लेख एक पत्र एक संवाद है ना। चलिए, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है भैया जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जो है ओ सदा नीरा लिखा था। ओ सदा नीरा क्या है? यह एक प्रकार का निबंध है। जगदीश चंद्र माथुर की बात करें, यह जो है ऑल इंडिया रेडियो के महानिर्देशक भी थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 में। कहाँ हुआ था बच्चा? शाहजहांपुर यूपी में। कहाँ? शाहजहांपुर यूपी। अधिकांश आपको जो लेखक मिलेगा वो उत्तर प्रदेश का और बिहार का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। हम जितना भी पढ़ा है उसमें अधिकांशतः या तो उत्तर प्रदेश का या तो बिहार को देखने को मिलता है। चलिए, तो अगर आपसे पूछे ओ सदा नीरा क्या है तो निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मोहन राकेश की बात करें, है ना, ये बहुत अच्छा एकांकी लिखा, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ बच्चा एक प्रकार का एकांकी है जो कि अंडे के छिलके से लिया गया है। अगर आपसे पूछे
सिपाही की माँ जो एकांकी किससे लिया गया है, तो अंडे के छिलके से लिया गया है। यह जो एकांकी है वह द्वितीय विश्व युद्ध की एकांकी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपको पता है कि जब भारत पर अंग्रेज का कब्जा था, है ना, तो यहाँ से जो है नौजवान को ले जाकर वह युद्ध में लड़ाते थे, है ना। उसी दौरान की एक कहानी वह यूं की मध्यम वर्ग की है ना, जहाँ पे बिस्नी नाम करके एक महिला रहती है, उसका एकमात्र पुत्र होता है जिसको बोलते हैं मानक, है ना। मानक जिसके यहाँ कोई नहीं रहता काम के लिए, मानक को सिपाही में भर्ती कराया जाता है क्योंकि उसकी बहन की शादी उदी कराना था, है ना, इसलिए। तो यह द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी है, तो इसको समझते हैं हम लोग। मोहन राकेश, है ना, सिपाही की माँ, है ना, एक प्रकार का एकांकी है। यह अंडे के छिलके से लिया गया। यह द्वितीय विश्व युद्ध की एकांकी है। बर्मा में लड़ाई हो रही थी, है ना, ब्रिटिश वर्सेस जापान। इस कहानी में किसकी लड़ाई दिखाई गई बच्चा, सिपाही सॉरी बोलते कहानी बोलते। इस एकांकी में किसकी लड़ाई दिखाई गई है, सिपाही की माँ, है ना, जिसमें की लड़ाई हो रही थी ब्रिटिश और जापान। ब्रिटिश अर्थात इसमें हमारे भाई लोग लड़ रहे थे ब्रिटिश की ओर से। यह मध्यम वर्ग की कहानी इसमें संकलित किया गया है। आइए दूसरा, नामवर सिंह। नामवर सिंह की जन्म की बात करें 28 जुलाई 1927 में जीवनपुर वाराणसी यूपी में हुआ था। बोले अधिकांश यूपी, है ना, और ये इसका चंडीवाली अमृतसर पंजाब, है ना। अकबर नामवर सिंह जो लिखा बच्चा वो प्रगति और समाज लिखा। प्रगति समाज क्या है, एक प्रकार का निबंध है ना, और नामवर सिंह एक आधुनिक युग के कवि है। जो है प्रगति और समाज किससे लिया गया है बच्चा, विवाद और संवाद से लिया गया है ना। चलिए 10 नंबर आइए, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो महोदय थे उसने जूठन लिखा था। जूठन क्या है, एक आत्मकथा है। इसमें दिखाया गया है किस प्रकार दलितों पर अत्याचार कर रहे थे। खुद जो है वाल्मीकि महोदय जो थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि महोदय खुद एक दलित परिवार के थे। इसने दिखाया कि उस जमाने में किस तरह जो बड़े जाति के लोग थे वो छोटे जाति को षड्यंत्र के तहत अपने अंदर रखते थे, है ना। उसे कभी जीवन का महत्व समझाने देते ही नहीं थे कि उसका जीवन कितना अनमोल है या बहुमूल्य है ना। एक षड्यंत्र के तहत उसको हमेशा नीचे बनाए रखने की कोशिश करते थे। जूठन कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा हर बार, ठीक है। तो देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें तो इसने लिखा है जूठन। जूठन एक प्रकार का आपका आत्मकथा है ना। यह आत्मकथा है कि महोदय वो दलित वर्ग के लेखक है ना। आगे बढ़िए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है आधुनिक युग के कवि है और इनका जन्म हुआ है 30 जून 1950 बरला मुजफ्फरनगर यूपी। हम बोले थे कि अधिकांश या तो यूपी या तो बिहार का मिलेगा। आगे बढ़िए हम लोग 11वां नंबर में आइए तो मलियज महोदय। मलियज महोदय ने लिखा है हंसता हुआ मेरा अकेलापन, है ना। मलियज महोदय की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 26 अप्रैल 1982 महू आजमगढ़ यूपी। ये भी यूपी के ही थे, है ना। महू हुआ था, आजमगढ़ यूपी में हुआ था। हंसते हुए अकेलापन की बात करें तो ये इसमें ये अपने डायरी लिखा है ना। और डायरी में कम से कम 1000-1500 वाक्य था, उनमें से काट के इसमें से हंसते हुए अकेलापन में दिया गया है। चलिए, इनको छात्र जीवन में बच्चा क्षय रोग हो जाता है। क्षय रोग अर्थात टीबी हो जाता है इसको, है ना। जब टीबी हो जाता है तो इसका एक जो है ना फेफड़ा ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है, एक फेफड़ा रखा जाता है। इनका पूरा जीवन छात्र जीवन के बाद पूरा जीवन है ना जो है कि बीमारी में ही जूझता हुआ चला है बेचारा। और जो हंसते हुए अकेलापन है ये जीवन के जब अंतिम छोर में थे, है ना, जब ये जीवन के अंतिम दौर में थे या अंतिम छोर में थे तब जाके इसने ये लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग उदय प्रकाश की बात करें। उदय प्रकाश ने लिखा है 30 एक प्रकार का कहानी। और उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 सीतापुर अनूपनगर एमपी। ये एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के। ओम प्रकाश वाल्मीकि महोदय सॉरी उदय प्रकाश जो है आधुनिक युग के कवि हैं। आधुनिक युग के कवि है उदय प्रकाश। जो तीर्थ है, तीर्थ में दिखाया गया है किस प्रकार इसके पिता की मृत्यु, है ना, शहर में हो जाती है। इस कहानी में तीर्थ में दिखाया गया है ना। एक भोला भला इंसान जिसको ज़्यादा न बोलने आता था, उसको बहुत नॉलेज था, हर चीज़ की ज्ञान था, हर भाषा उसको आता था, बट शहर की स्थिति को नहीं समझने के कारण अपना प्राण गवा बैठते, है ना। अर्थात जो लेखक के पिता थे, उदय प्रकाश के जो पिता थे, उसकी मृत्यु हो जाती है ना।
तीर्थ के कारण भी बोल सकते हैं, शहर के कारण भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं उसके कम बोलने के कारण भी इसमें मृत्यु हो जाती है। तीर्थ कहानी बहुत ही मज़ेदार है, आप लोग पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो इसमें पूरा इंट्रो बताया गया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें से आपका 10 से 12 नंबर अवश्य ही आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।